हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमित हियर। आज जो है हम लोग एक टॉपर का जीएस पेपर 2 का कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखेंगे और इसे सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा है, जिसकी वजह से इनको मार्किंग की गई है, बढ़िया मार्किंग मिली है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको सीखते हैं इसमें से। और सीखना हमेशा ज़रूरी होता है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएँ। अगर आपने सीखना छोड़ दिया, तो फिर आप जो है वहाँ पर से फिर कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए, जहाँ तक होगा आप नीचे ही आएँगे, आगे नहीं जा पाएँगे। इसीलिए चलिए सीखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या किया है, जिसकी वजह से इनको नंबर्स मिले हैं। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा कि संबंधित मूल ढांचे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल ढांचे का। तो इन्होंने जो स्टार्ट किया है, इसे समझना सीखना भी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखते समय मुझे भी बहुत दिक्कत होती है और कभी कभी ठीक होता है, कभी कभी बहुत बेकार हो जाता है इंट्रो। तो उसको समझेंगे कि किस प्रकार से जो हम इसको ठीक कर सकते हैं, और ये धीरे-धीरे ही चीज़ें ठीक होंगी, अचानक कुछ ठीक होने वाला नहीं है। तो इन्होंने लिखा है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद 1973 में संवैधानिक पीठ एससी ने एससी की ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार संविधान में कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता तथा अ, ये संविधान के अभिन्न अंग हैं। चलिए, इन्होंने भी कोशिश तो किया है, मगर बहुत ज़्यादा ये जो है वो मतलब फ्लो नहीं बन पा रहा है। फ्लो की लैकिंग दिख रही है इसमें, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। फिर भी देखते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि कानून का शासन, कानून की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। तो मतलब इन्होंने यहाँ तक जो है इंट्रो पार्ट को बनाया है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे इन्होंने क्या लिखा कि मूल ढांचे के पक्ष में तर्क। तो पहले इन्हें पक्ष बताया इन्होंने लिखा कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन से संविधान की प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा। सेकंड बताया इन्होंने कि संविधान के मूल ढांचे के आधार पर न्यायपालिका संविधान की संरक्षिका होने के नाते विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम का कार्यपालक आदेश की जांच कर सकती है। मूल अधिकार प्राप्त होते हैं नागरिक को मूल ढांचे के विपक्ष में तर्क। तो इन्होंने मतलब दो तर्क यहाँ दिए हैं पक्ष में। अब विपक्ष में इन्होंने तर्क दिया है कि मूल ढांचे का सिद्धांत राज्य के निर्देशक तत्वों के साथ साम्यता नहीं रखता। मूल ढांचे के नाम पर न्यायपालिका न्यायिक दुस्साहस के जरिए विधायिका को कानून से निरस्त कर सकती है। 2 देकर के इन्होंने लिख दिया कि समग्रतः सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में नियंत्रण एवं संतुलन को सिद्धांत एवं मूल ढांचे से संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने इस प्रकार से जो है इसका सॉल्यूशन कर दिया। देखिए, क्वेश्चन की डिमांड जो पूरी-पूरी थी, क्वेश्चन का कहना था कि आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आलोचना वाला बिंदु अगर किसी ने ज़्यादा लिखा होगा और उसमें जो है अ, पक्ष में कम और आलोचना में ज़्यादा अगर लिखा होगा, तो उसको ज़्यादा नंबर मिला होगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी इनको जो है 8 नंबर वाले क्वेश्चन में इनको 4 नंबर मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे सीखते हैं कि इन्होंने और किस प्रकार से डीलिंग की है क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्कसंगत है? टिप्पणी कीजिए। उस समय का एक ज्वलंत मुद्दा था ईडब्ल्यूएस वाला। तो उसके ही बारे में कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। मतलब ये सिंपल सा इंट्रो इन्होंने डाला है, बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इन्होंने नहीं रखी है कि मतलब क्या करूँ, मतलब एक्स्ट्रा नहीं सोचा है इन्होंने। सिंपली बस इन्होंने ये बता दिया कि 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से 103 ये आरक्षण हुआ है, मतलब आरक्षण का प्रावधान किया गया। पक्ष में तर्क फिर उन्होंने दिया, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या था कि क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हेतु आरक्षण तर्कसंगत है? टिप्पणी दीजिए। तो टिप्पणी देने का मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि पहले पक्ष में बताया, ठीक है, फिर पक्ष में बताया, तो फिर उन्होंने बोला होगा, फिर विपक्ष भी बताया होगा इन्होंने कहीं पे। देखिए, विपक्ष भी बताया इन्होंने, तो पक्ष और विपक्ष जो है यहाँ पर टिप्पणी वाले में ये लिख रहा है, तो इन सब बातों को सीखिएगा। इन्होंने बताया कि राज्य के निदेशक निर्देश तत्व में यह कहा गया है कि राज्य दुर्बल वर्गों के लिए उपबंध करेगी। फिर उन्होंने लिखा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इस आधार पर ठीक है कि उनकी जनसंख्या का कुछ भाग शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा है, ठीक है। तो 2 भाग फिर यहाँ तीसरे, मतलब देखिए बहुत ज़्यादा हैंडराइटिंग इनकी क्लियर भी नहीं है, ठीक है। इतना है कि पढ़ पा रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा कट भी कर रहे हैं ये कहीं-कहीं पे। इतना जो है कट करने का मतलब नहीं रहता है, थोड़ा-सा प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है। सामने वाले पे जो है ना इम्पैक्ट उसका खराब जाता है। फिर आरक्षण के विपक्ष में तर्क है समानता के विरुद्ध, प्रतियोगिता कम करता है। इंदिरा साहनी बनाम भारतवाद में इन्होंने बता दिया कि उच्चतम न्यायालय ने
यहाँ पर जो है 50% की सीमा को जो यहाँ पर रखा था, इस तरीके से इन्होंने एक फैक्ट डाल दिया, डेटा डाल दिया। उसके बाद समग्रतः ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्यतः वर्ग के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए एक सकारात्मक पहल है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इसकी वैधता को बनाए रखा है। ठीक है, तो इस पे 8 नंबर पे फिर इनको 8/4, ठीक है, इनको 4 नंबर मिल गया कम से कम यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे डील किया इन्होंने। फिर इन्होंने देखिए, ये क्वेश्चन देखिए और इसका देखिए एक बार भूमिका देखिए इन्होंने किस प्रकार से लिखा है। समय क्योंकि बहुत कम होता है, 8 नंबर वाले में बहुत कम समय मिलता है आपको, करीब-करीब साढ़े 3 मिनट में निपटाने की कोशिश चल रही होगी। ठीक है, जबकि 4 मिनट इतना तक जाता है। ठीक है, हार्डली इतना तक सोचा जा सकता है, लेकिन कोशिश चल रही होगी कि साढ़े 3 मिनट में 3 मिनट में एक क्वेश्चन को निपटा दें, ताकि बड़े क्वेश्चन के लिए समय मिल जाए, है ना? और बड़े क्वेश्चन में नंबर ठीक से उठाया जा सके। यहाँ पे तो एवरेज मार्किंग होती है, लगभग लोगों को 8.5 या सॉरी 8 में से 3.5 या फिर 3, इस प्रकार से 4। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न भी समझिएगा थोड़ा, बार-बार जो है क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है ये आलोचना वाला बिंदु। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आलोचना वाले पक्ष को भी अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्या पता फिर ये पैटर्न यहीं पे फिर से फॉलो हो जाए, किसी क्वेश्चन में फिर से आलोचना वाला बिंदु दिखे। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया 2 प्रकार की है। देखिए इन्होंने इंट्रो दिया नहीं है। देखते हैं बिना इंट्रो देने के, मतलब इंट्रो नहीं देने के बावजूद भी इनको कितना नंबर मिलता है। चलिए थोड़ा उस पे देख लेते हैं, इवैल्यूएट कैसे हुआ इनका कॉपी। तो इन्होंने सीधा बता दिया कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया 2 प्रकार की है। 368 के अंतर्गत तो सामान्य बहुमत, और 368 के अलावा, अच्छा एक अलावा में है, एक अंतर्गत में है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत तथा आधे राज्य की सहमति प्रक्रिया। तो इन्होंने 2 प्रकार से बता दिया कि ऐसे-ऐसे होता है। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को आलोचनात्मक मूल्यांकन, मतलब ये आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले पॉइंट जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर आ गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद संशोधन प्रक्रिया ना तो ज़्यादा लचीली है, न कठोर। ठीक है, और उसमें उन्होंने बताया कि कुछ अनुच्छेद 3, 4 इत्यादि को सामान्य बहुत से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य मतलब संशोधित किया जा सकता है, इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। देखिए बहुत ज़्यादा इनका फ्लो नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको नंबर मिला है। अभी देखते हैं आगे कितना नंबर इनको मिल रहा है इसमें। अब देखिए आगे लिखा है कि कुछ प्रावधान जिनका चरित्र संघवाद पर आधारित है, उनके लिए आधे राज्यों की सहमति के साथ-साथ विशेष में ये जो है बहुमत भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मूल अधिकार वर्सेस डीपीएससी में संशोधन। फिर कुछ आलोचक यह तर्क देते हैं कि यह बहुत लचीला है। ठीक है, ये 2 तरफ, मतलब इन्होंने निष्कर्ष भी नहीं लिखा, ना तो निष्कर्ष लिखा, ना तो इंट्रो लिखा। अब देखिए दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पर 8 में से कितना मिला इनको? 2.5 मिला है नंबर। 8 में से मिला 2.5। ठीक है, 8 नंबर का था ना क्वेश्चन, देखिए 8 में से 2.5 मिला है। जबकि यहाँ पे आराम से इसको उठाया जा सकता था, करीब-करीब 3 नंबर, 4 नंबर उठाया जा सकता था। ठीक है, अब समय की भी है, बचत करनी पड़ती है, इसी इसी वजह से भी ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा कि बताइए किस प्रकार से, ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं इसमें कितना मिला है इनको, कि बताइए किस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो संविधान के कार्य योजना के बारे में पूछ लिया, वही प्रस्तावना किस प्रकार से करती है, तो प्रस्तावना का क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना भूमिका की कुंजी है, क्या लिखे इन्होंने, भाती है, जो संविधान के उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं को प्रस्तुत करती है। ठीक है, मतलब सिंपल सा इंट्रोडक्शन इन्होंने कोशिश किया देने का। फिर प्रस्तावना में लिखा उन्होंने कि उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण संविधान के हिसाब से। पहला समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, 3 प्रकार के न्याय, इन तीनों का जिक्र हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए एकता, अखंडता, बंधुता, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, उपासना स्वतंत्रता। फिर उन्होंने ये लाइन लिख दी कि प्रस्तावना संविधान के विभिन्न उद्देश्यों को बताती है, साथ-साथ में, मतलब इस तरीके से उन्होंने निष्कर्ष कर दिया। तो 8 में से इनको 3 नंबर मिल गए यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी देखिए 3 नंबर मिला है इनको। छोड़ना छोड़ना जो है, छोड़ने से तो अच्छा था कि कम से कम 3 नंबर उठा के गए, है ना? छोड़ देते तो फिर तो पूरा खत्म हो जाता। इसीलिए छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है? करना है, ये बात दिमाग में रखिए, करना तो है, छोड़ना नहीं है। ये भी 7 नंबर का है। इसमें कितना नंबर मिला? अच्छा सॉरी, पिछले वाला भी 7 नंबर का था, 7 में 3 मिल रहा है तो अच्छा मार्किंग मिला फिर से, ठीक है? अब देखिए जातीय जनगणना को लेकर के सवाल है, अब इंट्रो इनका देखिए कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना कराई गई, मात्र खत्म हो गया ये। बस ऐसा ही है, बस इंट्रो, ठीक है? अभी के लोग क्या कर रहे होंगे कोचिंग्स वगैरह में कि बहुत बड़े-बड़े इंट्रो लिखते होंगे, बहुत कुछ सोचने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है? और इन सब से क्या हो रहा है देखिए कॉपी में, टॉपर्स की कॉपी है ये। उसके बाद सकारात्मक प्रभाव, डायरेक्ट सकारात्मक प्रभाव पे कह रहे हैं कि इससे विभिन्न जातियों का डेटा मिल जाता था, उसमें सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन के स्तर के आधार पर विभिन्न योजनाएँ चलाई जा सकती हैं।
बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय जैसी अवधारणा विकास के साथ-साथ न्याय महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव भी इसका। फिर यहाँ पे इन्होंने नकारात्मक प्रभाव बताया है, ठीक है। सकारात्मक, नकारात्मक दोनों प्रभाव इन्होंने बताया। फिर यहाँ पर पूछा भी था, क्वेश्चन में जो पूछा है वो बताया गया। आंकड़े इन्होंने बता दिए कि कैसे-कैसे, किसमें-किसमें जो है परसेंटेज वाइज़ डिवाइड किया गया। तो ये डेटा इन्होंने याद किया होगा। इस पे इनको नंबर मिला है 3, 7 में से। चलिए, अब देखिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि कैसे इनमें इन्होंने डील किया और क्या इनको मार्किंग मिली है 38 नंबर वाले में। 16 नंबर इनका दिख रहा है, देखते हैं क्या किया इन्होंने। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डील किया, मतलब दूसरा का ए इन्होंने डील किया है। भारतीय संवैधानिक पीठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए, ठीक है, और उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन समझ गए? अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की, कैसे इंट्रो लिखा है, कैसे इन्होंने बॉडी लिखी है। इन्होंने लिखा कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया और भारतीय संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री क्रमशः घर के बुजुर्ग सदस्य तथा घर के युवा सदस्य की तरह हैं तथा इन दोनों के बीच संस्थागत संबंधों को निम्नलिखित उपबंधों के माध्यम से देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने क्लिष्ट नहीं किया, यहाँ भी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है यूज़ किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा हार्ड शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। अभी हम लोग जो कॉपी लिखते हैं उसमें हार्ड शब्द का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हार्ड शब्दों का दिखना चाहिए कि मतलब हिंदी में बहुत अच्छा हम जानते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ बेनिफिट नहीं हो रहा है। सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला बंदा है, उसको बस पता चल जाना चाहिए कि आप लिखने क्या वाले हैं। कभी-कभी उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद अनुच्छेद 53 इन्होंने फिर आर्टिकल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि इसके अनुसार संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है या इनका इस्तेमाल स्वयं अपने अधीनस्थ के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 74 को समझा दिया, फिर इसके अंतर्गत बाध्यकारी होता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स के माध्यम से इन्होंने डील किया कि यहाँ पर है किस प्रकार से संस्थागत, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की जो डिमांड है वो फुलफिल बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे नहीं लग रहा है कि हो रहा है इसमें। इसमें लिखा है इन्होंने कि अनुच्छेद 78 प्रस्तावित विधायकों एवं कार्यपालिका आदेशों की सूचना अपडेट के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय-समय पर देंगे। इनके अलावा राष्ट्रपति सदन का अभिन्न अंग है तथा प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। अनुच्छेद 53, 74, 75 और 78 को मिलाकर पढ़ने से हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक होने के साथ-साथ मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री का पदभार एवं सम्मान भी प्राप्त करते हैं। जबकि भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय होने के कारण प्रधानमंत्री को केंद्रीय भूमिका में रखा गया है। इन्होंने इस प्रकार से इसको डील किया। लास्ट में इन्होंने क्या किया है, तीसरे पेज में अभी हम लोग, परंतु त्रिशंकु लोकसभा में स्थिति राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री का दबाव होने पर भी किसी विधेयक पर पॉकेट वीटो जैसे हथियार उनके पास मौजूद होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से ही मृत्युदंड पर विचार करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और यहाँ पर प्रधानमंत्री को इन्होंने इस प्रकार से डायग्रामेटिक फॉर्म में बता दिया है। अनुच्छेद 1, 2, 3 अध्यादेश की बात यहाँ पर हो गई। फिर इन्होंने क्या किया है लास्ट पेज में कि वर्तमान समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बदलती भूमिका को इन्होंने बता दिया। मतलब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था डील करने के लिए इन्होंने इसको बताया ऐसे कि वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत होने के कारण प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत दिखती है। फिर पूर्ण बहुमत के कारण राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री की लगभग सभी बातों को माननी पड़ती है। कुछ राजनीति विशिष्ट लोगों ने इन संदर्भ में प्रधानमंत्री सरकार शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया है। वर्तमान समय में सूक्ष्म विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि राष्ट्रपति का पद आदर एवं सम्मान का पद है जो प्रधानमंत्री द्वारा आदर एवं सम्मान पाता है। परंतु प्रधानमंत्री अगर गलत निर्णय ले तब वह पॉकेट वीटो पुनर्विचार के लिए लौटने हैं जैसी शक्तियों के साथ साथ समय के साथ शक्ति संपन्न भी हो जाता है। मतलब इन्होंने इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन को डील किया है, ठीक है। 4 पेज इन्होंने लिए, 4.5 पेज ले लिया लगभग, और इनको इस क्वेश्चन के लिए मिला है इनको 16 नंबर। देखिए 16 नंबर इनको मिला है। इन्होंने जो है क्वेश्चन की डिमांड किया थी कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार इंग्लिश वाला टर्म पढ़ेंगे जब हिंदी वाला क्लियर ना रहे, ठीक है, तो इंग्लिश वाला ही यहाँ पे जो है वैल्यूएबल होता है, माना माना जाता है इंग्लिश वाला। इन्होंने लिखा है, मतलब इंग्लिश में, सॉरी, क्वेश्चन था कि डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट, डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें। तो पहले वाला है डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप। इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप क्या हो सकता है? तो संस्थागत यहाँ पर पाठ के अनुसार क्या हो सकता है? संस्थागत का हम बोल सकते हैं ना कि जो ये विधायिका है, ठीक है, कार्यपालिका है,
इन सब के बारे में बात करना है ना यहाँ पर। संस्थागत तो यही हो सकता है, संविधान में कौन कौन से अधिकार राष्ट्रपति को और कौन कौन से अधिकार प्रधानमंत्री को। ठीक है, थोड़ा इस पर डिटेल करेंगे बाद में, और इस क्वेश्चन का जो है कभी अच्छे तरीके से जो है बढ़िया से किसी दिन करेंगे, ताकि क्लियर कर सके इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्या क्या डिमांड थी और क्या किया जा सकता था इसमें। क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन की मतलब जो डिमांड दिख रही है वो फुलफिलमेंट इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए नंबर भी यहाँ पे दिख रहा हो कि 4.5 पे लिखने के बाद भी 16 नंबर है। ठीक है, मार्किंग तो कम होती है GS2 में, लेकिन दिया जाता है, मतलब किसी किसी को है नंबर 171 172 नंबर ही है किसी किसी को। चलिए देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है ना। खंड बी भी है खंड इसमें। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन ही देखेंगे, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो क्वेश्चन है इस प्रकार से, बिहार में इन्होंने क्वेश्चन जो डील किया, फर्स्ट वाला डील किया फिर से, कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हित की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। तो गठबंधन वाली जो बात चलती है बिहार में, खास करके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, उसको लेकर के क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन में इन्होंने डील किस प्रकार से किया है देखते हैं। लिखा कि जब दो या दो से अधिक साझे उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सरकार निर्माण के लिए एक साथ पाते हैं तब इन्हें गठबंधन की सरकार कहा जाता है। फिर लिखा कि बिहार में गठबंधन की राजनीति मुख्यतः क्षेत्रीय दलों के उद्भव पर आधारित है। आज़ादी के बाद क्षेत्रीय समानता, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर विभिन्न क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जिसके कारण यह प्रवृत्ति पिछले चुनाव में देखने को मिली। ठीक है, तो मतलब चुनाव का इन्होंने संदर्भ ले लिया कि चुनाव में देखने को मिली, उसके बाद को मिल रही है, और इस किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है और गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। गठबंधन के प्रकार होते हैं, तो इन्होंने लिखा कि चुनाव पूर्व गठबंधन और चुनाव पश्चात गठबंधन, तो इन्होंने प्रकार बता दिए। यहाँ पे बिहार में गठबंधन की राजनीति में दो स्तरों पर देखा जा सकता है। चुनाव पूर्व गठबंधन, इस प्रकार गठबंधन तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक पार्टियां उद्देश्य जो है सामान्य या समानता होती है, उद्देश्यों में समानता होती है। सेकंड, चुनाव पश्चात गठबंधन, इस प्रकार गठबंधन मुख्य रूप से सत्ता प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो प्रकार से बता दिए कैसे कैसे गठबंधन होते हैं। बिहार की गठबंधन की राजनीति, तो बिहार वाला का क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको समझा रहे हैं कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांत दो प्रकार, मतलब दो मुख्य पक्ष हैं। इसके सकारात्मक पक्ष में क्या बताया कि जब गठबंधन द्वारा दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के सरकार बनाते हैं तो दोनों के उद्देश्यों की समानता होने के कारण सत्ता स्थिर बनी रहती है और तथा विकास का कार्य अवरुद्ध नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका सकारात्मक पक्ष है कि विकास चलते रहता है, विकास का काम रुकता नहीं, बाधित नहीं होता है, पॉजिटिव। फिर गठबंधन की सरकारों में हर दल महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में छोटे से छोटा दल भी कम से कम लोगों के प्रतिनिधित्व के बावजूद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब क्षेत्रवाद जो है, या क्षेत्रीयता, क्षेत्रीयता या विविधता बोल सकते हैं, विविधता यहाँ पर जो है आपको बढ़िया से देखने को मिलती है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर अपने क्वेश्चन में डाला, आंसर में डाला। फिर गठबंधन की सरकार द्वारा मध्यावधि चुनाव जैसी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है तथा बचाए गए धन का उपयोग विकास के कार्यों में हो सकता है। उसके बाद बिहार की राजनीति में गठबंधन की सरकार क्षेत्रीय मुद्दों में प्रभुता से उठाया, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया जा सकता है, ये बात यहाँ पर है। फिर नकारात्मक पक्ष इन्होंने लिखा है, नकारात्मक पक्ष में इन्होंने क्या लिखा है, एक मिनट, इन्होंने लिखा है कि गठबंधन की, इन्होंने लिखा है, एक मिनट, हाँ, गठबंधन की सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दों पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब इन्होंने फिर से नकारात्मक पर जो पॉजिटिव बताया उसी को नेगेटिव कर दिया। गठबंधन की सरकारों को जवाबदेहिता की कमी होती है, जिससे भ्रष्टाचार, मतलब जवाबदेहिता की कमी हो जाती है, एक दूसरे पर थोपते रहते हैं आरोप, तो उसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। उसके बाद गठबंधन की राजनीति क्षेत्रीय दल वर्सेस राष्ट्रीय हित। ठीक है, अब राष्ट्रीय हित भी प्रभावित होता है। कह रहा है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति में विशेष दर्जा की मांग, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री का विवाद, बिहार को फंड की मात्रा में कमी, यह दिखाता है कि गठबंधन की राजनीति क्षेत्रीय हितों को बढ़ाती है, जिससे सामाजिक भेदभाव, सामाजिक जैसी सामाजिक हिंसा बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह की बातों को फिर यहाँ पे इन्होंने डाला, हिंसा की बात ऐड की है। लास्ट में इन्होंने ऐड किया, समग्रतः बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर ध्यान देकर असमानता दूर करे एवं राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सहयोग देकर देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने में योगदान दें। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन को डील किया। 38 नंबर वाले क्वेश्चन में इनको मिला कितना नंबर देखेंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 नंबर मिला इनको। ठीक है, इस पर 12 नंबर इनको मिला। चलिए ठीक है, इनका देखते हैं इनको टोटल मार्किंग क्या हुई है,
जीएस पेपर 2 में। देखिए इनको 151 मिला है, ठीक है। और ये एवरेज मार्किंग है लगभग 150 के ऊपर आ जाता है ना, 150 प्लस हो जाता है, तो बढ़िया माना जाता है जीएस पेपर 2 में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है मार्किंग होती नहीं है, बहुत समय से ये चीज़ देखा जा रहा है, पैटर्न ही बना हुआ है। क्रिटिकल केसेस में दिखता है कि 160 प्लस या 170 प्लस, बहुत क्रिटिकल रेयर केस में दिखता है आपको। जीएस 1 में तो आपको 190 प्लस भी दिखता है। एसए में आपको इस बार तो 208 और 210 भी दिख रहा है, ठीक है। हिंदी वालों का, इंग्लिश वालों का थोड़ा खराब 69 में खासकर, ठीक है। तो पैटर्न को थोड़ा समझते हुए भी काम करना है। चलिए आज की कॉपी जो है हम लोगों ने एवोल्यूट की, देखी किस प्रकार से जो है हम अपने आंसर राइटिंग में भी सुधार कर सकते हैं, क्या लिखते हैं ये लोग, ठीक है, और किस प्रकार से जो है हम भी अपनी चीज़ों को ऐड करके जो है नंबर उठा सकते हैं, अच्छा नंबर पा सकते हैं बीपीएससी में। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम नज़दीक है। सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।